गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। तो बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में जो डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसी एटॉमिक स्पेक्ट्रम, मतलब जो है हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम में जो डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑब्जर्व होते हैं, हमने उनकी एनालिसिस लास्ट क्लास में किया था। अभी डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं एक बार जो है फास्ट मैनर में रिवाइज करते हुए उस डिस्कशन को कंटिन्यू कर रहा हूं। देखो, मैंने बताया था कि एक एटम के अंदर डिफरेंट टाइप के स्टेशनरी स्टेट या डिफरेंट टाइप के एनर्जी लेवल्स होते हैं, और उन एनर्जी लेवल्स को हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करें अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी। अगर मान लो ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है जिसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ये सेकेंड एनर्जी लेवल है जिसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे, ये थर्ड एनर्जी लेवल है इसको सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे, ये फोर्थ एनर्जी लेवल इसको थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे, ये फिफ्थ एनर्जी लेवल है इसको फोर्थ एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे, इसी तरीके से ये सिक्स्थ एनर्जी लेवल है इसको फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। ऐसे मान लो अगर यहाँ पे कोई nth एनर्जी लेवल है, अगर nth एनर्जी लेवल है तो इसको बोलेंगे n-1th एक्साइटेड स्टेट, n-1th एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे इसको। और आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल मान लो यहाँ पे लाई कर रहे हैं, ये आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल है, ठीक है, जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू इनफाइनाइट है। तो अब हम ये बोलते हैं कि कोई भी ट्रांजिशन जो हायर एनर्जी लेवल से जो ट्रांजिशन फर्स्ट एनर्जी लेवल में होता है, हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में जो ट्रांजिशन होता है, ये लाइमन सीरीज ट्रांजिशन बोला जाता है। लाइमन सीरीज और अल्ट्रावायलेट सीरीज और के सीरीज। इसी तरीके से हायर एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल में जो ट्रांजिशन होता है, इसको हम बोलते हैं बाल्मर सीरीज और विजिबल सीरीज और एल सीरीज। ऐसे ही हायर से थर्ड एनर्जी लेवल में जो ट्रांजिशन होता है, इसको बोलते हैं पास्चन सीरीज, और नियर इंफ्रारेड और एम सीरीज। ऐसे ही हायर से फोर्थ एनर्जी लेवल में जो ट्रांजिशन होता है, इसको बोलते हैं ब्रैकेट और एक्चुअल इंफ्रारेड और एन सीरीज, ठीक है। इसी तरीके से इससे ऊपर वाले एनर्जी लेवल में जो ट्रांजिशन हो रहा है, इसको बोलते हैं पी फंड और फार इंफ्रारेड और ओ सीरीज। और ऊपर वाला ट्रांजिशन जो होता है उसको हम हम्फ्रीज, ठीक है, हम्फ्रीज और फार इंफ्रारेड और पी सीरीज बोलते हैं। तो इस तरीके से ये ट्रांजिशंस डिफाइंड होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे एक चीज फिक्स है कि अगर हम एक पर्टिकुलर सीरीज को कंसीडर करें तो उसकी n1 वैल्यू हमेशा फिक्स होगी। एक पर्टिकुलर सीरीज के लिए n1 वैल्यू हमेशा फिक्स होगी, ठीक है।
अब देखो हर सीरीज के लिए कुछ स्टैंडर्ड ट्रांजिशंस डिफाइंड है, ठीक है। अब वो स्टैंडर्ड ट्रांजिशंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जरा इसके बारे में लिखो, काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये। जैसे मान लो एक सीरीज की हम फर्स्ट लाइन की बात करते हैं, फर्स्ट लाइन, और इसी को अल्फा लाइन भी बोलते हैं। फर्स्ट लाइन और अल्फा लाइन और ए लाइन, ए लाइन और मिनिमम एनर्जी ट्रांजिशन ऑफ एनी सीरीज। फर्स्ट लाइन और उसी को अल्फा लाइन और ए लाइन, और इसको हम बोलते हैं मिनिमम एनर्जी ट्रांजिशन ऑफ एनी सीरीज। तो इसके लिए ध्यान देना है, जो N2 वैल्यू होगी फर्स्ट लाइन के लिए, ये हमेशा N1+1 होती है। N2 इज इक्वल टू N1+1, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर एक ट्रांजिशन, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे एक ट्रांजिशन अगर N1+1 से N1 में हो रहा है, तो ये वाला जो ट्रांजिशन होगा इसी को हम फर्स्ट लाइन बोलेंगे और इसी को अल्फा लाइन बोलेंगे। N1+1 से N1 एनर्जी लेवल में जो ट्रांजिशन होता है, इसको हम फर्स्ट लाइन और अल्फा लाइन बोलते हैं। अभी जैसे मैंने बताया ना कि किसी भी सीरीज के लिए जो N1 वैल्यू होती है वो हमेशा फिक्स होती है। लाइमन के लिए N1 हमेशा 1 होगा, बाल्मर के लिए हमेशा 2, पास्चन के लिए हमेशा 3, ब्रैकेट के लिए हमेशा 4। तो जो N1 वैल्यू है वो एक सीरीज के लिए हमेशा फिक्स होती है, बस N2 को हमें समझना है। तो N2 जो है, अगर फर्स्ट लाइन की बात करते हैं, N2 हमेशा N1+1 होगा। मतलब लाइमन की जो फर्स्ट लाइन होगी, लाइमन की फर्स्ट लाइन के लिए N2 क्या होगा, 1+1 2, N2 2 और N1 1। तो 2 से 1 वाला जो ट्रांजिशन है वो लाइमन सीरीज का फर्स्ट लाइन होगा। इसी तरीके से अगर हम बाल्मर की बात करें, तो N1 वहां पे 2 है और N2 हमेशा फर्स्ट लाइन के लिए N1+1 यानी कि 2+1 3 होगा। तो 3 से 2 वाला जो ट्रांजिशन है वो बाल्मर सीरीज का फर्स्ट लाइन होगा। ऐसे ही 5 से 4 वाला जो ट्रांजिशन होगा वो ब्रैकेट सीरीज का फर्स्ट लाइन होगा। 5 से 4 वाला ट्रांजिशन ब्रैकेट सीरीज का फर्स्ट लाइन। 4 से 3 वाला ट्रांजिशन ये पास्चन सीरीज का फर्स्ट लाइन होगा। तो ये तो बात हो गई फर्स्ट लाइन की। इसी तरीके से देखो, सेकेंड लाइन और बीटा लाइन और बी लाइन ऑफ एनी सीरीज, इसको डिफाइन करते हैं। तो इसके लिए N2 वैल्यू हमेशा N1+2 होगी। तो N1+2 से N1 में जो ट्रांजिशन होगा वो सेकेंड लाइन होगी। ऐसे ही देखो, थर्ड लाइन और इसको गामा लाइन भी बोलते हैं, गामा लाइन, और इसको सी लाइन भी बोलते हैं, ऑफ एनी सीरीज। थर्ड लाइन और गामा लाइन और सी लाइन ऑफ एनी सीरीज, इसके लिए N2 हमेशा N1+3 होगा। N2 हमेशा N1+3 होगा। ऐसे ही देखो, अगर हम डिफाइन कर रहे हैं फोर्थ लाइन और डेल्टा लाइन और डी लाइन ऑफ एनी सीरीज,
फोर्थ लाइन और डेल्टा लाइन और डी लाइन ऑफ एनी सीरीज, तो इसके लिए N2 हमेशा N1 प्लस 4 होगा। N2 हमेशा N1 प्लस 4 होगा। और इसी तरीके से हम एक ट्रांजिशन ये भी डिफाइन करते हैं, लास्ट लाइन और सीरीज लिमिट ट्रांजिशन, सीरीज लिमिट ट्रांजिशन और मैक्सिमम एनर्जी ट्रांजिशन ऑफ एनी सीरीज, यहां पे N2 हमेशा इनफाइनाइट होगा। तो अब जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन लिखो, डिटरमाइन the wavelength of L gamma line of hydrogen spectrum, determine the wavelength of L gamma line of hydrogen spectrum। अब देखो बेटा, बोला गया L gamma line, L gamma line का मतलब है गामा लाइन ऑफ L सीरीज, गामा लाइन ऑफ L सीरीज। तो अब पहले तो आप इसका N1 पता करो, फिर इसका N2 पता करो, और तब आप रिडबर्ग फॉर्मूला यूज करके इसका वेवलेंथ निकालो। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, मतलब एटम हाइड्रोजन है, तो जेड वैल्यू 1 होगी, निकालो। $3,950 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से सॉल्व करोगे, फॉर
L series, for L series N1 is equal to 2. L सीरीज के लिए N1 क्या है? L सीरीज देखो ये है, तो N1 2 है. For gamma line N2 is equal to N1 plus 3. N2 is equal to N1 plus 3 यानी कि 5. तो N2 आ गया 5. 4330 एंगस्ट्रॉम. तो N2 आ गया 5. अब हमें वेवलेंथ निकालना है, तो 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई N1 स्क्वायर यानी कि 1 बाई 4 माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर 1 बाई 25. तो ये आ जाएगा बेटा 1.1 इंटू 10 टू द पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई 21 अपॉन 100. 21 अपॉन 100. तो तो ये आ गया 1.1 इंटू 21 इंटू 10 टू द पावर 5. तो लेमडा यहां से आ जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.1 इंटू 21 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर. 1 अपॉन 1.1 इंटू 21 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर. तो आप बता रहे हो ये आ रहा है, ये आ रहा है 4330 अप्रोक्सीमेटली एंगस्ट्रॉम आप बता रहे हो इसको. 4330 एंगस्ट्रॉम. अब वैसे अगर आप देखो तो जो विजिबल सीरीज है, विजिबल सीरीज कहां से कहां तक है? 3600 से 6600 तक. तो ये उसी के बीच में आ रहा है, तो सही आंसर होना चाहिए. ठीक है, 4330 एंगस्ट्रॉम ये होना चाहिए. अगर मान लो गिवन है एम बीटा लाइन, एम बीटा के लिए N1 N2 बताओ. एम बीटा लाइन N1 और N2 क्या होगा? ना, गलत है. हाँ, 1 and 5, 3 and 5. एम लाइन एम सीरीज है, तो एम सीरीज के लिए N1 3 है, और बीटा लाइन के लिए N2 हो जाएगा 3 + 2 5. तो 5 से 3 वाला जो ट्रांजिशन है वो एम बीटा लाइन होगा. 5 से 3 वाला ट्रांजिशन. अब आप एक सिग्निफिकेंस और नोट करो बोहर्स एटॉमिक मॉडल का. मैंने एम बोला था, एम, एम बीटा लाइन. एक सिग्निफिकेंस और लिखिए बोहर्स एटॉमिक मॉडल का. डिटर्मिनेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, डिटर्मिनेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल. डिटर्मिनेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल.
आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो सबसे पहले आप इसके डिफिनीशन लिखो, उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। आयनाइजेशन एनर्जी की डिफिनीशन लिखो। लिखो, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम amount of energy required, minimum amount of energy required to remove, minimum amount of energy required to remove the most loosely bound electron, minimum amount of energy required to remove the most loosely bound electron, most loosely bound electron from an isolated gaseous atom, from an isolated gaseous atom, from an isolated gaseous atom, from an isolated gaseous atom present in its ground state, present in its ground state, present in its ground state is called ionization energy, is called ionization energy. तो देखो मैंने डिफिनीशन में क्या बोला है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली bound electron, the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom, from an isolated gaseous atom present in its ground state, present in its ground state is called ionization energy, is called ionization energy. अब अगर आपसे बोला जाए कि इस डिफिनीशन में, जो डिफिनीशन मैंने लिखवाया हुआ है, इस डिफिनीशन में कौन कौन से की टर्म है जिनकी मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए डिफिनीशन को समझने के लिए, की टर्म्स कौन कौन से हैं बताओ पढ़ करके। आइसोलेटेड गैसेस एटम, ओके, मोस्ट लूजली बाउंड, ठीक है, ग्राउंड स्टेट, ये भी सही है। आप लोग ये जो टर्म्स बता रहे हो, ये यही टिपिकल टर्म्स है, मतलब ये इन टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। देखो एक चीज को आप छोड़ रहे हो, वो है यहां पे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की ही बात क्यों हो रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की ही बात हम कर रहे हैं, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? जो मोस्ट लूजली बाउंड है, हमें उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है जो मोस्ट लूजली बाउंड है। तो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन कहां से बोल रहा है? फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम से रिमूव करना है, ठीक है।
और उस आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर वो इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है? इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ये की टर्म्स है डेफिनेशन के। बोल रहा है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, कम से कम एनर्जी, कम से कम एनर्जी को यूज करके अगर हम मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, कहां से? एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से जिसके ग्राउंड स्टेट में वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उस ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। अब जरा एक एक करके इस बात को हम समझते हैं। सबसे पहले ये ग्राउंड स्टेट पे आते हैं। ग्राउंड स्टेट क्या है? तो बोलते हैं ग्राउंड स्टेट लोएस्ट एनर्जी स्टेट को बोलते हैं। ठीक है, लोएस्ट एनर्जी स्टेट को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। आपने पीछे एनर्जी लेवल्स में देखा था, लोएस्ट एनर्जी स्टेट को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। तो अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम है तो आप इस बात को लिख लो, फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर ग्राउंड स्टेट N1 is equal to 1, N1 is equal to 1 या N is equal to 1 बोलो। अगर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का मतलब क्या? जिसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कोई भी स्पीसीज जिसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है उसको हम हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज बोलेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर भी एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज बोलते हैं। इसको, इस बात को भी लिख लो, यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इज कॉल्ड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इज कॉल्ड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। अच्छा, आप जरा देखो बेटा, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज के लिए ग्राउंड स्टेट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होगा। अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहीं पे प्रेजेंट है तो ग्राउंड स्टेट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 हो, ये जरूरी नहीं है। जैसे देखो, अगर आपके पास सोडियम है, सोडियम, तो सोडियम का मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन कहां है, हम ये पता करना चाहते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। अगर हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें जो पुराना मेथड है उसके हिसाब से, तो क्या हो जाएगा? 2 8 1, 2 8 1। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां है? फर्स्ट एनर्जी लेवल में। ये फर्स्ट एनर्जी लेवल हो गया। ये इलेक्ट्रॉन्स कहां प्रेजेंट है? अब बोलोगे सेकेंड एनर्जी लेवल में है। ये इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है? थर्ड एनर्जी लेवल। अब आप बोलोगे कि भाई न्यूक्लियस से सबसे दूर कौन सा इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलोगे ये वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर है। ये थर्ड एनर्जी लेवल वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर है। तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर है वही तो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होगा। मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, हम उस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे जिस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन मिनिमम है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर है उसी इलेक्ट्रॉन को हम मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ठीक है, तो अगर हम सोडियम की बात करें जो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, जिसमें हम एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, उसके मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट क्या है? थर्ड एनर्जी लेवल। तो आप इस बात को लिख लो, फॉर सोडियम, हाँ सही है, लिख लो, फॉर सोडियम, फॉर सोडियम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ ग्राउंड स्टेट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, principal quantum number of ground state of most loosely bound electron n is equal to 3, n is equal to 3। ये समझ में आया कैसे? ये n3 कैसे है, ये क्लियर हुआ सबको? ठीक है। मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, हम उस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे जो न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर है। ठीक है, न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा दूर है वो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होगा। और उस मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उसको एनाइशन एनर्जी बोल रहे हैं। अब आपसे बोला जाए कि अगर हमारे पास कैल्शियम है, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, तो उसके मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट क्या होगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। हाँ सही है, 4 होना चाहिए। तो अगर आप कैल्शियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कैल्शियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा भाई? एटॉमिक नंबर है 20, तो 2 8 8 2 8 8 2, ये है मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। और ये मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन कहां है? ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। तो फोर्थ एनर्जी लेवल में है, तो इसके लिए n वैल्यू हो जाएगी 4, n इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब आप ग्राउंड स्टेट का मतलब तो आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद ग्राउंड स्टेट के बाद फिर बात आती है ये मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन की। अब जरा इसके बारे में लिख लो, लिखो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन इज दैट। हाँ वो सही है, वो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज नहीं है। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए n हमेशा 1 होगा, ग्राउंड स्टेट में n हमेशा 1 होगा। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में n जो है वो डिफरेंट हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 1 से डिफरेंट भी हो सकता है। लिखो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन इज दैट, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन इज दैट अरे क्या कर रहा है, अभी यही बात तो समझा रहा हूं दीक्षांत, फिर वही रिपीट कर रहा है तू। मैंने बोला कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज जो यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, उनके ग्राउंड स्टेट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा 1 होगा। बट हर एलिमेंट हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज थोड़ी है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। कोई भी ऐसा स्पीसीज जिसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, उसके ग्राउंड स्टेट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होगा। बट अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसके अंदर प्रेजेंट है तो ग्राउंड स्टेट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 भी हो सकता है और 1 से डिफरेंट भी हो सकता है। बात क्लियर हुई या नहीं दीक्षांत? हाँ, हीलियम पॉजिटिव इज अ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। अरे ये सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम में ग्राउंड स्टेट हम इसको बोलेंगे बेटा। अदरवाइज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के लिए जो लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट होता है उसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के लिए जो लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट होता है उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। तो
मैं अपना स्टेटमेंट को कंप्लीट कर दूं, लिख लो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन इज दैट, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन इज दैट which is farthest apart distance from the nucleus, which is farthest apart distance from the nucleus, which is farthest apart distance from the nucleus. फिर थोड़ा और एलेबोरेट करके लिख लो, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है बेटा? ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है क्या? बाकी लोग तो बोल रहे हैं विभूति कि सही है। तो नोट करो, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल is called most loosely bound electron. Electron present in valence shell is called most loosely bound electron. वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको हम मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो मैंने दो टर्म आपको समझा दिया, ग्राउंड स्टेट का क्या मतलब है ये समझा दिया, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन का मतलब मैंने समझा दिया। ठीक है, अब बात आती है आइसोलेटेड गैसेस एटम की बात ही क्यों की जा रही है। बेसिकली देखो, यहां पे हम आयनाइजेशन एनर्जी निकालना चाहते हैं। अब आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम निकालने के लिए कोई एलिमेंट को कंसीडर कर रहे हैं और उसका हमने एक बड़ा सैंपल लिया है, तो बड़ा सैंपल लिया है तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। उस सैंपल में क्या होगा? लार्ज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। अब हम पता करना चाहते हैं कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, तो हमने क्या किया, उसको हम सर्टेन एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या जरूरी है कि जो एनर्जी हम उस सैंपल को प्रोवाइड कर रहे हैं वो एनर्जी सारे एटम्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी? क्या ये जरूरी है कि हर एटम को बराबर एनर्जी ही मिलेगी? ये जरूरी नहीं है। ठीक है, और अगर हर एटम को बराबर एनर्जी नहीं मिल रही है तो फिर हम ये एग्जैक्टली कैसे पता कर पाएंगे कि कौन सी एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी है? तो इसलिए इसका तरीका यह है कि आप पहले एक एटम को उस सैंपल से अलग करो, मतलब एक एटम को सैंपल से आइसोलेट करो। अब ध्यान से समझना, आइसोलेटेड की बात क्यों की जा रही है। आप पहले उस सैंपल से एक एटम को क्या करो? अलग करो। अलग करना मतलब आइसोलेट करना। तो एक एटम को आइसोलेट करो, और जब आप एक एटम को आइसोलेट करते हो इसका मतलब क्या है? वो एटम बाकी एटम के साथ बाउंड था विद सर्टेन टाइप ऑफ फोर्सेस, तो आपने क्या किया? उन फोर्सेस को ब्रेक करके उसको आइसोलेट किया। और जब आप सारे इंटर पार्टिकल फोर्सेस को ब्रेक करके एक एटम को आइसोलेट कर रहे हो तो नेचुरल सी बात है कि वो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट हो। अगर आप मैटर के तीनों फिजिकल स्टेट को देखो तो सबसे स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेस कहां होते हैं? सॉलिड स्टेट के अंदर। और सबसे वीक इंटर पार्टिकल फोर्सेस कहां प्रेजेंट होते हैं? गैसियस स्टेट के अंदर। तो क्योंकि हमने एक एटम को आइसोलेट किया है, मतलब वहां पे जितने भी इंटर पार्टिकल फोर्सेस थे हमने उसको ब्रेक करके आइसोलेट किया, तो नेचुरल सी बात है वो गैसिफाई हो गया। समझाया कि नहीं? तो इसलिए हम यहां पे आइसोलेटेड गैसियस एटम की बात कर रहे हैं। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब क्लियर हो गया बेटा? हमें एग्जैक्टली मेजर करना है आयनाइजेशन एनर्जी को। तो एग्जैक्टली आयनाइजेशन एनर्जी को मेजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गिवन सैंपल से एक एटम को आइसोलेट करना पड़ेगा, और जब हम उसको आइसोलेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली गैसिफाई हो जाएगा, मतलब गैसेस फॉर्म में मिलेगा। इसलिए यहां पे आइसोलेटेड गैसियस एटम की बात हो रही है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उसके वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है। उस इलेक्ट्रॉन को
अपने ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, मतलब लोवेस्ट एनर्जी स्टेट जो उसके लिए पॉसिबल है उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। और वहां से अगर हम उस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली रिमूव करना चाहते हैं, मतलब कंप्लीटली रिमूव करने का मतलब क्या, एटम की बाउंड्री से जस्ट बाहर निकालना, तो हम वहां से इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो अब आप इसको ऐसे समझो, जैसे देखो बेटा, अगर हम बोल रहे हैं कि अभी हम हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज की बात कर रहे हैं, तो ये तो हो गया n इज इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसे ही यहां पे n इज इक्वल टू 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और इसी तरीके से ये है इनफाइनाइट। एक इलेक्ट्रॉन को बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है n इज इक्वल टू 1 में। इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है, n इज इक्वल टू 1 में। यहां पे इसकी एनर्जी क्या है, E1। यहां पे इसकी एनर्जी क्या है, E1। और ये है आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल, इसकी एनर्जी क्या है, E इनफाइनाइट। अब अगर आप n En के एक्सप्रेशन में n इनफाइनाइट पुट करो तो ये वैल्यू आती है 0। आप En का एक्सप्रेशन जो निकाला हुआ है आपने, उसमें n अगर आप इनफाइनाइट पुट कर दो तो E इनफाइनाइट वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल है जिसकी एनर्जी क्या है, 0, और यहां पे एनर्जीज क्या है, नेगेटिव। अब देखो हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल करके कहां ले जाना है, ये आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल में ले जाना है। तो इलेक्ट्रॉन को हमें यहां से यहां ट्रांसफर कराना है। इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से कहां ट्रांसफर कराना है, आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल में ट्रांसफर कराना है, यानी कि n इज इक्वल टू इनफाइनाइट में ट्रांसफर कराना है। अब इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी को अगर आप यहां पे देखो तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, E इनफाइनाइट माइनस E1। आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू यहां पे क्या होगी, इसकी एनर्जी माइनस इसकी एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू E इनफाइनाइट माइनस E1। तो E इनफाइनाइट आप क्या देख रहे हो, E इनफाइनाइट इज 0। तो ऑब्वियसली ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस E1 के बराबर। आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस E1, नेगेटिव ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट। तो अगर आप यहां पे देखो, आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस E1, तो ये आ जाएगा माइनस E0, नहीं, माइनस ऑफ माइनस E0 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर। ये E1 की जगह पे हम ये पुट कर दें तो ये आ जाएगा बेटा, देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू E0 इंटू जेड स्क्वायर। ये है फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। और जनरल सेंस में अगर देखो, जनरल सेंस में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, जो भी उसके ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, ठीक है, वहां से उसको n इज इक्वल टू इनफाइनाइट मतलब 0 एनर्जी लेवल में ले जाना है। तो आप लिख सकते हो इन जनरल आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस En। भाई अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल से रिमूव करना है तो माइनस E1 है, अगर nth एनर्जी लेवल से रिमूव करना है तो माइनस En हो जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस En, यानी कि ये आ जाएगा बेटा E0 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर।
और याद करो मैंने बताया था आपको कि ये जो ई नॉट होता है, ई नॉट इज एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 रिडबर्ग। ई नॉट क्या होता है? एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 रिडबर्ग बोलते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंस ई नॉट is equal to H C RH, since E naught is equal to H C RH, तो कई बार ये ऐसे भी लिखा जाता है, therefore ionization energy is equal to RH HC Z square upon N square। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी की डिफिनीशन और आयनाइजेशन एनर्जी का एक्सप्रेशन जो हमने निकाला है, ये क्लियर हो गया बेटा सबको? एक एक्सप्लेनेशन और है बोहर्स एटॉमिक मॉडल में, वो है स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन। तो पहले तो स्पेक्ट्रम क्या है इसको समझते हैं। एनसीईआरटी निकालो। एनसीईआरटी में आप देखो बोहर्स एटॉमिक मॉडल हेडिंग जहां पे गिवन है, उससे पहले डिफरेंट टाइप के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया गया है। बोहर्स एटॉमिक मॉडल से पहले ओल्ड एडिशन में पेज नंबर 40 है, न्यू एडिशन में पेज नंबर 44, पेज नंबर 44। ठीक है, अब देखो यहां पे मैं पढ़ रहा हूं क्या लिखा हुआ है। हेडिंग गिवन है एविडेंस फॉर द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स। एविडेंस फॉर द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो यहां पे बोला है द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट पासेस। ठीक है, इस लाइट की स्पीड मीडियम टू मीडियम वेरी करती है। एज अ रिजल्ट the beam of light is deviated or refracted from its original path। रिफ्रैक्शन के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा। ठीक है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है, इसी को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो बोले एज अ रिजल्ट द बीम ऑफ लाइट इज डेविएटेड और रिफ्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। और इस डेविएशन के पीछे वजह क्या है? लाइट की स्पीड में जो चेंज हो रहा है वो वजह, वो पाथ में डेविएशन स्पीड में चेंज की वजह से ऑब्जर्व हो रहा है। आगे देखो बोल रहा है इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन अ रे ऑफ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म द वेव विथ शॉर्टर वेवलेंथ बेंड्स मोर देन द वन विथ अ लॉन्गर वेवलेंथ। ये मैंने पहले भी आपको बताया था जब एक्सरे डिफ्रैक्शन मोजलेस एक्सपेरिमेंट को जब मैंने डिस्कस किया था, वहां पे भी मैंने इस बात को बताया हुआ है। तो बोल रहे हैं कि जिस रे की वेवलेंथ
कम है वो ज्यादा बेंड होती है, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है वो कम बेंड होती है। ठीक, तो अगर हम प्रिज्म को कंसीडर करें, अगर प्रिज्म को हम कंसीडर करते हैं और इस प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास करते हैं, अगर यहां से व्हाइट लाइट को एंटर कराते हैं तो क्या होता है भाई? बोल रहा है कि जो रेड कलर की लाइट है, रेड कलर की लाइट वो इस तरीके से पास होती है, और जो वायलेट कलर की लाइट है, वायलेट कलर की लाइट वो इस तरीके से पास होती है। रेड सबसे कम डेविएट होती है और वायलेट सबसे ज्यादा डेविएट होती है। ये मैक्सिमम वेवलेंथ लाइट है, मैक्सिमम वेवलेंथ लाइट विजिबल लाइट में, और इसकी वेवलेंथ क्या है? मिनिमम वेवलेंथ। ये ऑब्जर्व होता है। तो since ordinary white light consists of waves with all the wavelengths in the visible range, a ray of white light is spread out into a series of colored bands called spectrum. ठीक है, तो ये सीरीज ऑफ कलर्ड बैंड्स जो हमें यहाँ पे मिलते हैं उन्हीं को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ऑब्वियसली इसको विजिबल स्पेक्ट्रम बोलेंगे। The light of red color which has longest wavelength is deviated the least, while the violet light which has shortest wavelength is deviated the most. The spectrum of white light, the spectrum of white light that we can see ranges from violet at 7.5 into 10 power 14 hertz, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बता रहे हैं? 7.5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज, और इसकी फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी है 4 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। Such a spectrum is called continuous spectrum. अब यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम मिलेगा इसको हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, क्योंकि इसमें जैसे मैंने बोला कि विजिबल सीरीज अगर 3600 एंगस्ट्रॉम टू 6600 एंगस्ट्रॉम है, 3600 एंगस्ट्रॉम से 6600 एंगस्ट्रॉम तक की रेंज है, तो ऑब्वियसली आप देखोगे यहाँ पे उस रेंज ऑफ वेवलेंथ की सारी रेडिएशंस प्रेजेंट होती है। 3600 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 6600 एंगस्ट्रॉम के बीच की जितनी भी वेवलेंथ है वो सारी वेवलेंथ की लाइट आपको यहां पे मिलेंगी, इसलिए हम इसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलेंगे। आगे बोल रहा है कि कॉन्टिन्यूअस बिकॉज, इसको कॉन्टिन्यूअस क्यों बोल रहे हैं? कॉन्टिन्यूअस बिकॉज वायलेट मर्जेज इनटू ब्लू, यहाँ पे जो वायलेट कलर है वो ब्लू कलर के साथ मर्ज करता है। आप क्लियरली बोल नहीं पाओगे कि कहां पे वायलेट खत्म हुआ और कहां से ब्लू स्टार्ट हुआ। वायलेट मर्जेज विथ ब्लू, ब्लू इनटू ग्रीन एंड सो ऑन। ठीक है, A similar spectrum is produced when a rainbow forms in the sky. ऐसा ही स्पेक्ट्रम रेनबो फॉर्मेशन में भी देखने को मिलता है। Remember that visible light is just a small portion of the electromagnetic radiation. आपने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बहुत सारे फॉर्म है, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज। विजिबल रेज तो सिर्फ उसका एक छोटा सा पार्ट है,
visible rays, then infrared rays, microwaves and radio waves. Remember that visible light is just a small portion of the electromagnetic radiation. When electromagnetic radiation interacts with matter, atoms and molecules may absorb energy and reach to a higher energy state. तो बोल रहा है कि जब यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसके साथ इंटरैक्ट करती है? मैटर के साथ, मतलब एटम्स के साथ, मॉलिक्यूल्स के साथ, तब क्या होता है? वो रेडिएशंस वहां पे एब्जॉर्ब होती हैं। क्यों एब्जॉर्ब होती हैं? क्योंकि उन एटम्स या मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाना चाहते हैं, लोअर से हायर एनर्जी स्टेट में जाना चाहते हैं। तो अगर वो लोअर से हायर एनर्जी स्टेट में जाना चाहते हैं तो उनको क्वांटाइज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, और वो एनर्जी उनको कहां से मिल रही है? उन रेडिएशंस के थ्रू मिल रही है। और जैसे ही एक सुटेबल रेडिएशन इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा। इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से कहां चला जाएगा? हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। तो बोला व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरैक्ट्स विथ मैटर, atoms and molecules may absorb energy and reach to a higher energy state. With higher energy, these are in an unstable state. For returning to their normal, more stable lower energy states, the atoms and molecules emit radiations in various regions of the electromagnetic spectrum. अब देखो क्या बोला जा रहा है? बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन ने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करके वो कहां चला गया? हायर एनर्जी स्टेट में चला गया, मतलब एक्साइटेड स्टेट में चला गया। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं होगा। आप जितने कंफर्टेबल अपने घर में हो, उतने कंफर्टेबल आप किसी रिलेटिव के यहां जाकर के नहीं रह सकते। समझ में आया कि नहीं? आपको अपने घर में रहते हुए जो फ्रीनेस मिलती है, अब आप बोलोगे फ्रीनेस क्या मिलती है? ठीक है, हमेशा जो है सबकी निगाह आपके ऊपर ही रहती है, फ्रीनेस कहां मिल रही है? तो मान लो कि आप फ्री हो, एज्यूम कर लेते हैं, वो बाद में एहसास होता है कि आप जो है इस कंडीशन में कंफर्टेबल हो या बाद की जो लाइफ होगी उसमें आप कंफर्टेबल हो। तो मैं तो मानूंगा कि आप अभी जो है जितने फ्री हो उतना फ्रीनेस आपको बाद में नहीं मिलेगी। तो आप अपने घर में जितने कंफर्टेबल हो, घर का मतलब क्या? आपका ओरिजिनल एनर्जी स्टेट, एक तरीके से आपका ग्राउंड स्टेट। आपका घर आपका ग्राउंड स्टेट है। आप अपने ग्राउंड स्टेट में जितने कंफर्टेबल हो, जितने स्टेबल हो, उतने स्टेबल आप बाहर जाकर के नहीं रह सकते। वो बात अलग है कि बाहर की चकाचौंध सबको अच्छी लगती है, ठीक है, सबको लगता है कि बाहर घूम करके आए। लेकिन जब बाहर जाते हैं ना, तो बाहर जाते हैं तो तुरंत मीटर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। मीटर स्टार्ट होने का मतलब समझते हो? बाहर में कहीं भी जाओगे, किसी होटल में रुकोगे अगर, तो होटल में रुकोगे तो होटल का बिल भी तो आता है। समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए जो है, जब तक आपकी जेब में पैसा है तब तक तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, उसके बाद आपको वहां कुछ अच्छा नहीं लगेगा। आपको यही लगेगा कि आप अपने घर चले जाओ, वहीं पे आप ज्यादा कंफर्टेबल हो। तो यहां पे एक्साइटेड स्टेट का मतलब है होटल, जहां पे आप ज्यादा पैसा दे करके, जहां पे आप पैसा खर्च करके आप रह रहे हो। हाँ सही बात है, एकदम सही बात, मैं बात ही सब सही करता हूं। तो अब देखो यहां पे बात की जा रही है कि आपका जो हाउस है वो आपके लिए ग्राउंड स्टेट है, और आप किसी होटल में चले जाते हो या किसी रिलेटिव के यहां चले जाते हो तो वो आपके लिए क्या है? एक्साइटेड स्टेट है। वहां आप ज्यादा दिन तक नहीं रह पाओगे, आपको अल्टीमेटली घूम करके कहां आना पड़ेगा? बोलते हैं लौट के बुद्धू घर को आए।
क्योंकि घर में ही वो कंफर्टेबिलिटी है। तो इसलिए जो है यहां पे बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, मतलब पैसा मिला, तो उसका मन जो है ना वो डोलने लगा। वो सोचा कि भाई थोड़ा घूम करके आए, बट बाहर में जब वो निकला तो पता चला कि यहां तो हर चीज के लिए खर्च करना है, और ये अमाउंट तो ज्यादा दिन टिकने वाला है नहीं। तो फिर अल्टीमेटली वो कहां जाता है, अपने ग्राउंड स्टेट में चला आता है। ठीक है, तो यही बात यहां पे बोली जा रही है कि एक इलेक्ट्रॉन जो किसी एटम के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई कहां से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू, और उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, हायर एनर्जी स्टेट में चला गया। बट हायर एनर्जी स्टेट में जाकर के वो कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए वो वापस कहां आना चाहता है, वापस वो ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है। तो उस हायर एनर्जी स्टेट को एक्साइटेड स्टेट, और जहां पे वो ओरिजिनली प्रेजेंट था उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। अब जरा देखो आगे क्या बोला जा रहा है। तो बोला विथ हायर एनर्जी दीज आर इन एन अनस्टेबल स्टेट। हाँ, वैसे सबसे ज्यादा, सबसे इजीली तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही एक्साइट किया जा सकता है, क्योंकि उस पे न्यूक्लियस का होल्ड सबसे कम है। उसको सबसे इजीली आयनाइज भी किया जा सकता है, और सबसे इजीली उसको एक्साइट भी किया जा सकता है। तो बोले विथ हायर एनर्जी दीज आर इन एन अनस्टेबल स्टेट, फॉर रिटर्निंग टू देयर नॉर्मल मोर स्टेबल लोअर एनर्जी स्टेट the atoms and molecules emit radiation in various region of the electromagnetic spectrum। तो अब यहाँ पे देखो, इस प्रोसेस में अगर आप देखो तो दो बातें हुई हैं। एक तो ये है कि अगर वो जो एटॉमिक सैंपल है, वो एटॉमिक सैंपल के इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी अपने लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में है, और फिर वहां से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को पास करते हो। ठीक है, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, अगर हम उसका स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड करें तो उसका स्पेक्ट्रम कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा, क्योंकि वहां पे हर वेवलेंथ की लाइट प्रेजेंट है। आप इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो आपके पास एक गैसियस एटॉमिक सैंपल है और आप उससे विजिबल लाइट को पास करते हो, तो विजिबल लाइट का मतलब क्या, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। उसमें वायलेट कलर की लाइट भी है, उसमें इंडिगो कलर भी है, उसमें ब्लू कलर भी है, उसमें ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है, हर कलर की लाइट प्रेजेंट है। मतलब जैसे मैंने बोला 3600 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 6600 एंगस्ट्रॉम तक की जितनी भी वेवलेंथ है, हर वेवलेंथ की लाइट उसके अंदर प्रेजेंट है, और फिर हम उसको पास कर रहे हैं एक गैसियस एटॉमिक सैंपल से। अब क्या होता है, तो जो इनकमिंग लाइट है, अगर आप उसका स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड करोगे तो वहां पे कॉन्टिन्यूअस लाइंस मिलेंगी, इसीलिए हम उसको कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं, बिकॉज हर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एनर्जी का फोटोन वहां पे प्रेजेंट है, और वो स्पेक्ट्रोग्राफिक प्लेट पे रिकॉर्ड होगा, इसलिए वहां पे कॉन्टिन्यूअस लाइंस मिलेंगी। इस वजह से हम उस स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। एक बार यहां पे मैं तीन बातों को अभी समझाने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। तीन टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड इमिशन स्पेक्ट्रम। मैं तीनों को इसी एग्जांपल में समझा रहा हूं, अच्छे से समझो। ठीक है, तो हमने ये बोला कि हमारे पास एक गैसियस एटॉमिक सैंपल है, मान लो हाइड्रोजन एटम से कॉन्स्टिट्यूटेड सैंपल है, और उस सैंपल से हम क्या कर रहे हैं, व्हाइट लाइट को पास कर रहे हैं, मतलब विजिबल लाइट को हम वहां से पास कर रहे हैं। विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम आप रिकॉर्ड करोगे वो कैसा स्पेक्ट्रम होगा, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा। अब वो लाइट जब उस सैंपल से पास करती है, तो सैंपल के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है, उन एटम्स के इलेक्ट्रॉन उनमें से अलग अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके वो अलग अलग एनर्जी स्टेट में जाते हैं। जैसे मान लो फर्स्ट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, उसको एक फोटोन ऐसा मिल गया जो उसको सीधे थर्ड एनर्जी लेवल में ले जा सकता है, तो फर्स्ट से जंप करके कहां चला जाएगा, थर्ड में।
किसी दूसरे एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको मान लो कि जो फोटोन मिला वो उसको सिर्फ सेकेंड एनर्जी लेवल में ही ले जा सकता था, तो वो इलेक्ट्रॉन वहां से एक्साइट होकर के कहां गया, सेकेंड में। ऐसे किसी तीसरे एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको एक ऐसा फोटोन मिल गया जो उसको सीधे फिफ्थ एनर्जी लेवल में ले जा सकता है, तो क्या होगा, वो वहां से जंप करके फिफ्थ में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से उन इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट टाइप के फोटॉन्स मिल रहे हैं और उन फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करके वो इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी लेवल में जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी फोटॉन्स हैं उस विजिबल लाइट के अंदर जिनकी एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की एनर्जी से मैच नहीं करती। तो क्या वो फोटॉन यूटिलाइज होंगे, क्या वो फोटॉन एब्जॉर्ब होंगे, बोलो। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को परफॉर्म करने के लिए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। अगर उस एनर्जी का कोई फोटॉन वहां पे है ही नहीं तो क्या उस फोटॉन का यूटिलाइजेशन होगा? ऑब्वियसली जिन फोटॉन्स की एनर्जी एक ट्रांजिशन की एनर्जी से मैच करेगी वो तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, लेकिन जिन फोटॉन्स की एनर्जी किसी भी ट्रांजिशन की एनर्जी से मैच नहीं करेगी वो फोटॉन्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे। अब देखो बेटा, अब वो जो लाइट पास हो रही है उस गैसियस एटॉमिक सैंपल से, वो लाइट ट्रांसमिट हो जाती है, मतलब वहां से आगे बढ़ जाती है। अब वो जो ट्रांसमिटेड लाइट है, ट्रांसमिटेड लाइट का हम स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड करते हैं। क्या ट्रांसमिटेड लाइट का स्पेक्ट्रम इनकमिंग लाइट के स्पेक्ट्रम जैसा होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनकमिंग लाइट में कुछ फोटॉन्स ऐसे थे जो फोटॉन्स अभी आउटगोइंग लाइट में मिसिंग है। क्यों? क्योंकि वो फोटॉन्स उस गैसियस एटॉमिक सैंपल में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को परफॉर्म करने के लिए एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो यूटिलाइज हो जाते हैं। वो फोटॉन्स अब वहां है ही नहीं। अगर वो फोटॉन्स नहीं है तो उन फोटॉन्स का अब आप स्पेक्ट्रम को जब रिकॉर्ड करोगे, आउटगोइंग लाइट का जब स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? ब्राइट लाइंस मिलेंगी और उन ब्राइट लाइंस में बीच बीच में डार्क स्पेसेस मिलेंगे। वो डार्क स्पेसेस क्या इंडिकेट करते हैं? वो डार्क स्पेसेस ये इंडिकेट करते हैं कि वो फोटोन मिसिंग है। जो मिसिंग फोटोन होगा वो तो वहां रिकॉर्ड ही नहीं हो पाएगा, और रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा तो उसकी जगह क्या हो जाएगी? ब्लैक, डार्क स्पेस होगा वहां पे। ठीक है, तो बीच बीच में आपको डार्क लाइंस मिलेंगी ब्राइट लाइंस के बीच में। अब जो स्पेक्ट्रम आपने रिकॉर्ड किया है आउटगोइंग लाइट का, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं उसको? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्योंकि कुछ फोटोन के एब्जॉर्ब होने के बाद जो लाइट मिली, उस लाइट का स्पेक्ट्रम को आपने रिकॉर्ड किया है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जो इनकमिंग लाइट थी उसका स्पेक्ट्रम को हमने क्या बोला? इनकमिंग लाइट का स्पेक्ट्रम को क्या बोला हमने? अरे इनकमिंग लाइट के स्पेक्ट्रम को हमने क्या बोला? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और आउटगोइंग लाइट का स्पेक्ट्रम को हमने क्या बोला? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब जरा देखो इस गैसियस एटॉमिक सैंपल का क्या हुआ? ये सैंपल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ये सब तो सब एक्साइटेड स्टेट में चले गए, और ऑब्वियसली वो एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर नहीं रहने वाले। आपको एक बात बता दूं कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्साइटेड स्टेट में मैक्सिमम समझ लेना इतने टाइम के लिए रहता है। किसी भी एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का टाइम ऑफ एग्जिस्टेंस कितना होता है? 10⁻⁸ सेकेंड। कई बार बोलता है नैनो सेकेंड। नैनो सेकेंड तक वो एक्साइटेड स्टेट में रहता है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो लोअर एनर्जी स्टेट में वापस आएगा। तो ऑब्वियसली ये जो एटॉमिक सैंपल था ये सब तो एक्साइट हो गया, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में चले गए। अब ये जो एक्साइटेड सैंपल है, इस एक्साइटेड सैंपल को अगर आप देखो तो इसमें क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में है वो डी एक्साइट होकर के वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा।
और जब वो डी एक्साइट होकर के वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वहां भी रेडिएशन इमिट होंगे। अगर हम उन रेडिएशंस को रिकॉर्ड करें जो डी एक्साइटेशन के मीन टाइम जो रेडिएशन इमिट होते हैं, अगर हम उनको रिकॉर्ड करें तो उनका स्पेक्ट्रम को हम इमिशन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। देखो जैसे अगर यहां पे मान लो इसके अंदर गैसियस एटॉमिक सैंपल है, गैसियस एटॉमिक सैंपल। अब इस सैंपल के थ्रू हम रेडिएशंस को, ठीक है, रेडिएशंस को इसकी तरफ ट्रांसफर करा रहे हैं। ठीक है, अगर इन रेडिएशंस को हम कंसीडर करें तो इनमें मान लो λ1 वेवलेंथ से लेकर के λ2 वेवलेंथ तक की सारी रेडिएशंस प्रेजेंट है। λ1 वेवलेंथ से λ2 वेवलेंथ तक की अगर सारी रेडिएशंस इसके अंदर प्रेजेंट है तो हम ये बोल रहे हैं कि ये इनकमिंग लाइट है, ये इनकमिंग लाइट है। तो इसका स्पेक्ट्रम को जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो इसका स्पेक्ट्रम को बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और फिर क्या होगा बेटा, फिर जो आउटगोइंग लाइट है, आउटगोइंग लाइट का स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड करेंगे। ऑब्वियसली जो आउटगोइंग लाइट होगी उसकी इंटेंसिटी कम होगी इनकमिंग लाइट के कंपेयर में, क्योंकि कुछ फोटॉन्स यहां पे एब्जॉर्ब हो चुके हैं। ठीक है, तो ये है आउटगोइंग लाइट। आउटगोइंग लाइट का स्पेक्ट्रम को हमने रिकॉर्ड किया तो इसका स्पेक्ट्रम को बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब देखो ये जो गैसियस एटॉमिक सैंपल है ये एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है, एक्साइटेड गैसियस एटॉमिक सैंपल में कन्वर्ट हो गया। ये एक्साइटेड गैसियस एटॉमिक सैंपल। अब इस एक्साइटेड गैसियस एटॉमिक सैंपल का स्पेक्ट्रम को हमने रिकॉर्ड किया, ऑब्वियसली ये डी एक्साइट होगा, तो इसका जब हम स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करेंगे तो इस स्पेक्ट्रम को बोलेंगे बेटा इमिशन स्पेक्ट्रम। या आप इसी तरीके से नोट कर लेना जैसे बनाए हुए।
हाँ, स्पेक्ट्रम का अपना एक डेफिनेट पैटर्न होता है, और ये जो गैसियस एटॉमिक सैंपल हमने कंसिडर किया है ना, ये एटम को, एलिमेंट को अगर आप बदल दो तो एलिमेंट को बदलने पे स्पेक्ट्रम का पैटर्न बदल जाता है। इसीलिए मैंने पहले एक बार बताया था आपको कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है वो किसी भी एलिमेंट का फिंगरप्रिंट होता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात समझ लो बेटा, अगर हम जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, अगर उस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के ऊपर इमिशन स्पेक्ट्रम को रख दे, तो ध्यान देना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आपको ब्राइट लाइंस मिलेंगी, ढेर सारी ब्राइट लाइंस होंगी, उनके बीच बीच में डार्क स्पेसेस होंगे। ब्राइट लाइंस के बीच बीच में क्या होंगे? डार्क स्पेसेस होंगे, ठीक है। जबकि इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होगा? पूरी डार्क फिल्म होगी और उस डार्क फिल्म के बीच बीच में ब्राइट लाइंस होगी। तो अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के ऊपर इमिशन स्पेक्ट्रम को रख दिया जाए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के ऊपर अगर इमिशन स्पेक्ट्रम को रख दिया जाए तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिल जाता है। यानी कि ये दोनों क्या है? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कई बार इसको भी बोलते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, जो आप इमिशन स्पेक्ट्रम जो होता है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का हमेशा नेगेटिव होता है, फोटो नेगेटिव बोलते हैं। जैसे पहले जब फोटोग्राफी होती थी, तो जब फोटोग्राफ लोग बनाने के लिए जाते थे, तो जो स्टूडियो के अंदर फोटो स्टूडियो जो होता था, वहां पे पहले जो है फोटोग्राफर जो है उस फोटोग्राफ का नेगेटिव बनाता था। आपने कभी किसी फोटोग्राफ का नेगेटिव देखा है क्या? हाँ, फोटोग्राफ का पहले नेगेटिव बनता था और उस फिर नेगेटिव से फाइनल फोटोग्राफ बनता था। अब नेगेटिव कैसा अपीयर होता था? जैसे आपके हेयर ब्लैक है तो नेगेटिव में वो व्हाइट दिखते थे, आपके हेयर व्हाइट दिखते थे। और आपका फेस अगर जो है मतलब वो चमकता हुआ गोरा है, तो वो जो है वो नेगेटिव के अंदर वो ब्लैक दिखता था। ये मैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी की बात कर रहा हूं, पुरानी फोटोग्राफ्स आपको मिल जाएंगी। तो जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ होती थी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ में जो फाइनल फोटोग्राफ में ब्लैक कलर से अपीयर हो रहा है, वो नेगेटिव में व्हाइट कलर होता था, व्हाइट कलर जैसा होता था। और जो व्हाइट है फाइनल फोटोग्राफ में, वो नेगेटिव में ब्लैक होता था। तो जो इमिशन स्पेक्ट्रम होता है, इमिशन स्पेक्ट्रम इज नेगेटिव ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आप इस बात को लिख लो, इमिशन स्पेक्ट्रम is negative of absorption spectrum. Emission spectrum is negative of absorption spectrum. Emission spectrum is negative of absorption spectrum. ठीक है, तो मैं फिर से बता रहा हूं, इसमें क्या होगा? ब्राइट फिल्म होगी। ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उसमें क्या दिखेगा आपको? एक ब्राइट फिल्म होगी, उस ब्राइट फिल्म के ऊपर बीच बीच में डार्क लाइंस मिलेंगी, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे डार्क लाइंस मिलेंगी। वो डार्क लाइंस क्या इंडिकेट करते हैं? मिसिंग रेडिएशंस को इंडिकेट करते हैं। जबकि इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होगा? इमिशन स्पेक्ट्रम में डार्क फिल्म होगी और उस डार्क फिल्म के ऊपर स्कैटर्ड ब्राइट लाइंस होती है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आपको ब्राइट लाइंस मिलेंगी। और आप अगर दोनों को अगर अगल बगल रख करके देखो, तो जहां पे ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जहां पे डार्क लाइन आपको दिखेगी, इमिशन स्पेक्ट्रम में वहां पे ब्राइट लाइन होती है।
इसीलिए मैंने बोला कि अगर एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम को एक के ऊपर एक रख दिया जाए तो वो फिर कैसा अपीयर होने लगता है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम जैसा अपीयर होने लगता है। तो ये बात समझ में आ गई सबको? ये क्लियर हो गया ना? चलो अब जरा देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो देखो यहां पे बोले द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय अ सब्सटेंस दैट हैज एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज कॉल्ड एन इमिशन स्पेक्ट्रम। अगर कोई सब्सटेंस ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है तो उसका रेडिएशन को उसका स्पेक्ट्रम को अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो हम उसको इमिशन स्पेक्ट्रम बोलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया हुआ है, उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है। अब वो इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होंगे तो एनर्जी इमिट करके वो रेडिएशन इमिट करेगा और वो रेडिएशन को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय अ सब्सटेंस that has absorbed energy is called an absorption spectrum, is an emission spectrum। तो आप इसको नोट कर लो डिफिनीशन, emission spectrum। emission spectrum लिखो, the spectrum of radiation, the spectrum of radiation emitted, the spectrum of radiation emitted by a substance that has absorbed energy, is called emission spectrum। That has absorbed energy is called emission spectrum। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, लिख लो, the spectrum of an excited sample, the spectrum of an excited sample, एक सैंपल जो एक्साइटेड स्टेट में है, the spectrum of an excited sample is called emission spectrum, is called emission spectrum। ठीक है, तो यहां पे देखो बोला एटम्स मॉलिक्यूल्स आर आयन दैट हैव एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन आर सेड टू बी एक्साइटेड टू प्रोड्यूस एन इमिशन स्पेक्ट्रम, एनर्जी इज सप्लाइड टू अ सैंपल। अगर हमें इमिशन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करना है तो पहले हम एक सैंपल को एनर्जी सप्लाई करेंगे, मतलब उसको एक्साइट करेंगे by heating it or irradiating it, and the wavelength of the radiation emitted as the sample gives us the absorbed energy is recorded। तो जिस सैंपल ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है उसका रेडिएशन को रिकॉर्ड करेंगे। ऑब्वियसली वो रेडिएशन कौन सा होगा, जो रेडिएशन वो इमिट कर रहा होगा, इसलिए हम उसको इमिशन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। आगे देखो क्या बोला जा रहा है, एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज लाइक द फोटोग्राफिक नेगेटिव। अभी मैंने यही बात लिखवाया था, एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज लाइक द फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ एन इमिशन स्पेक्ट्रम। अ कंटिन्यूअम ऑफ रेडिएशन इज पास थ्रू अ सैंपल, मतलब कॉन्टिन्यूअस रेडिएशन एक सैंपल से हमने पास किया। A continuum of radiation is passed through a sample which absorbs radiation of certain wavelength. The missing wavelength which corresponds to the radiation absorbed by the matter leave dark spaces in the bright continuous spectrum। ठीक है, तो यहां पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलेगा जिसमें कुछ रेडिएशंस मिसिंग हो। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम से अगर कुछ रेडिएशंस मिसिंग है तो जो स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। आगे देखो बोल रहे हैं कि द स्टडी ऑफ इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज रेफर्ड टू एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की जो हम स्टडी कर रहे हैं इसी को स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं।
The spectrum of the visible light, as discussed above, was continuous, as well as all wavelengths, red to violet, of the visible light are represented in the spectra. The emission spectra of atoms in the gas phase, on the other hand, do not show a continuous spread of wavelength from red to violet. Rather, they emit light only at specific wavelengths with dark spaces between them. Such spectra are called line spectra or atomic spectra, because the emitted radiation is identified by the appearance of bright lines in the spectra. तो आप नोट कर लो, लाइन स्पेक्ट्रा या लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम. लिखो, द इमिशन स्पेक्ट्रम, द इमिशन स्पेक्ट्रम of atoms in the gaseous phase, the emission spectrum of atoms in the gaseous phase, the emission spectrum of atoms in the gaseous phase possess a continuous spread, नहीं, एक मिनट. The emission spectrum of atoms in the gaseous phase possess dark spaces, between bright lines, dark spaces between bright lines, dark spaces between bright lines. This spectrum is called line spectrum or discontinuous spectrum. This spectrum is called line spectrum or discontinuous spectrum. तो अगर आप लाइन स्पेक्ट्रम को देखो तो लाइन स्पेक्ट्रम आपको कुछ ऐसा अपीयर होगा. जैसे मान लो ये स्पेक्ट्रोग्राफिक फिल्म है. अगर ये स्पेक्ट्रोग्राफिक फिल्म है तो इस स्पेक्ट्रोग्राफिक फिल्म के ऊपर आपको लाइंस का पैटर्न मिलेगा. जैसे एक लाइन यहां पे मिली, फिर एक लाइन यहां मिली, फिर एक लाइन यहां मिली, फिर एक लाइन यहां मिली. इस तरीके से यहां पे लाइंस का पैटर्न मिलता है. ये ब्राइट लाइंस होंगी और उनके बीच में क्या होता है, डार्क स्पेस होता है. ध्यान देना, ये एक ब्राइट लाइन है, ये दूसरी ब्राइट लाइन है, तीसरी ब्राइट लाइन, और इनके बीच का स्पेस क्या होता है, डार्क होता है. ऐसा नहीं जैसा आप यहां देख रहे हो. ये डार्क फिल्म होगी पूरी, और उस डार्क फिल्म के बीच में क्या होगा, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ब्राइट लाइंस मिलेंगी. ठीक है. तो ये जो स्पेक्ट्रम आप देखोगे, इस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. कुछ बात समझ में आई? लाइन स्पेक्ट्रम कैसा होता है? ये एक फोटोग्राफिक फिल्म है. ठीक है. उस फिल्म के ऊपर क्या होता है, ये पूरी डार्क फिल्म होगी. डार्क फिल्म के ऊपर जैसे एक ब्राइट लाइन यहां मिली, फिर यहां पे लाइन, फिर आगे लाइन. तो ये लाइंस थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ब्राइट लाइंस मिलती है. तो उन ब्राइट लाइंस का जो पैटर्न है उसको लाइन स्पेक्ट्रम और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं. अब डिसकंटिन्यूअस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप देख रहे हो ये लाइंस कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बीच बीच में क्या है, गैप है. लाइंस के बीच में गैप है, इसीलिए हम इसको डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं. जबकि जो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा ना,
कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में आपको कोई भी डार्क स्पेस नहीं मिलेगा। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में आपको कोई भी पूरे फिल्म पे कोई भी डार्क स्पेस नहीं मिलेगा। और फिर आगे सुन पा रहे हैं? बेटा पावर कट की वजह से जो है एक बार कनेक्शन जो है बीच में ब्रेक हो गया था, तो कोई बात नहीं, मैं क्लास को अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, तो क्लास को अब हम लोग फिनिश कर रहे हैं, बट बोहर्स एटॉमिक मॉडल कंप्लीट नहीं हो पाया बेटा। तो मैंने आपको बोला था कि आपका टेस्ट मुझे रखना है फ्राइडे को। होगी ना आपका कोई टेस्ट होगा। आप सुन नहीं पा रहे मुझे? हाँ बच्चों, अभी आपको सुनाई पड़ रही है आवाज? हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में ना तो आपकी कोई क्लास होगी, ना आपका कोई टेस्ट होगा। आपका टेस्ट होगा ट्यूसडे को, ठीक है, अगले ट्यूसडे को। अगले मतलब जो नेक्स्ट वीक आ रहा है उसमें तो आपकी ना तो कोई क्लास होगी ना टेस्ट होगा, ठीक है। उसके अगले वीक में जो ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे को आपका टेस्ट होगा। तो उससे पहले हम लोग जो है एक डाउट क्लास बीच में प्लान कर लेंगे, जिससे बोहर्स एटॉमिक मॉडल के ऊपर मैं कुछ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करा सकूं। आप उसके बाद आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो पाओ, ठीक है। ओके बेटा। हाँ हाँ, इस मंडे को क्लास नहीं होगी, नेक्स्ट मंडे।